हे गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शरण है और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है नीट पिटी, जहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अपकमिंग नीट एग्जाम से पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और नीट एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। हम ऑलरेडी ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इन 4 यूनिट्स के सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और करेंटली हम थर्ड यूनिट ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। हर चैप्टर के वीडियो के साथ आपको मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ऐसा ही कुछ आज भी कर रहा है मैंने। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पुराने वीडियोस के लिंक प्लस आज के वीडियो का हैंड रिटन नोट का पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, जाके वो लिंक डाउनलोड कीजिएगा। बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी में बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बताया गया है। सो नोट्स में मैंने पूरी कोशिश की है कि ऑर्गेनाइज तरीके से आपको चीज़ें बताऊं, तो अगर आप नोट्स पढ़ोगे आपको चीज़ें ज़्यादा ईजिली समझ आएंगी और रिटेन प्लस रिकॉल करने की एबिलिटी भी आपकी इंप्रूव होगी। तो जाके वो पीडीएफ नोट ज़रूर पढ़िएगा। ऑल्सो आई स्टार्टेड अ टेलीग्राम चैनल, जाके वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं हर चैप्टर के एमसीक्यूज अपलोड कर रहा हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस भी उतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। That's a lot for introduction. Now let's start with the chapter बायोमोलिक्यूल्स। क्या ये बायोमोलिक्यूल्स? सो बेसिकली जो आपका लिविंग वर्ल्ड है, इस लिविंग वर्ल्ड में जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन दिस लिविंग वर्ल्ड, इसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायो मतलब एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन होती है जो कि आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन एंड एवरीथिंग, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टडी के लिए आपको उसका एलिमेंटल स्टेट पता होना चाहिए। तो जब आप एलिमेंटल एनालिसिस करते हो, किसके बीच में? एलिमेंटल एनालिसिस बिटवीन अ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू मतलब बायोमोलिक्यूल्स आप देखना चाह रहे हो। एलिमेंटल एनालिसिस बिटवीन अ लिविंग टिश्यू एंड अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ्स क्रस्ट क्या है? एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है ना। तो इन दोनों के बीच में जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको मिलता ये है कि जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का रिलेटिव अबेंडेंस है, क्या रिलेटिव, एब्सोल्यूट अबेंडेंस की बात नहीं कर रहा, रिलेटिव अबेंडेंस है। रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। रिलेटिव मतलब किसके रिलेशन में? इन रिलेशन टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इन रिलेशन टू अदर एलिमेंट्स। तो जो रिलेटिव अबेंडेंस है कार्बन और हाइड्रोजन का विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स, दिस इज मोर इन लिविंग टिश्यू दैन इन अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, मतलब ये कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये रिलेटिवली ज़्यादा होंगे व्हेन कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इन अ लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो ये एनालिसिस हमने किया कैसे? 2 एक्सपेरिमेंट है। देयर आर 2 एक्सपेरिमेंट्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में मेंशन है ये। ठीक है, क्या क्या है 2 एक्सपेरिमेंट्स? एक एक्सपेरिमेंट है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए और एक एक्सपेरिमेंट है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या एक्सपेरिमेंट है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक्सपेरिमेंट ये है कि आप एक लिविंग टिश्यू लो। ठीक है, अब लिविंग टिश्यू को क्या करना है? आपने अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करना है लिविंग टिश्यू को, किसके साथ? एक एसिड ऐड करके आपको लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करना है। कौन सा एसिड ऐड करते हैं हम? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड पूछा जाएगा एग्जाम में। विच एसिड इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? याद रखना, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड यूज करते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या है? Cl3CCOOH। ठीक है, तो जब आप ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करोगे तो क्या होगा? एक थिक स्लरी मिलेगी आपको, थिक स्लरी। और इस थिक स्लरी को आप क्या करोगे? फिल्टर करने वाले हो। किसके थ्रू फिल्टर करोगे? एक चीज क्लॉथ के थ्रू। चीज क्लॉथ के थ्रू, चीज क्लॉथ के थ्रू आप फिल्टर करोगे। तो जब आप फिल्टर करोगे, जो थिक स्लरी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। एक तो बिल्कुल लिक्विड पार्ट होगा जो नीचे आ जाएगा, है ना, फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? फिल्ट्रेट बोलेंगे। और एक क्या होगा जो चीज क्लॉथ के ऊपर रह जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिटेंटेट बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है। कोई भी आप अगर चाय भी आप फिल्टर करते हो तो नीचे चाय आती है, ऊपर चाय पत्ती रह जाती है। वैसे ही चीज क्लॉथ के थ्रू जब आप स्लरी को फिल्टर करोगे, नीचे फिल्ट्रेट आ जाएगा और ऊपर रिटेंटेट आ जाएगा। तो ये जो फिल्ट्रेट और रिटेंटेट है, इसमें आपके सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इन्हीं 2 पार्ट में आ जाएंगे। तो जो फिल्ट्रेट होता है वो फिल्ट्रेट बन क्यों रहा है? क्योंकि वो एसिड में सॉल्युबल था। जो हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूज़ किया उसमें वो डिसॉल्व हो गया, उसमें वो मिक्स हो गया अच्छे से, इसीलिए फिल्ट्रेट में आ गया, है ना। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एसिड सॉल्युबल। What is it? Filtrate is acid soluble. Remember this. Filtrate is acid soluble part and जो retentate है it is acid insoluble. Acid insoluble. जो भी acid soluble part था इसका वो filtrate में चला गया। अब फिल्ट्रेट में फिल्टर होके आया है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स प्रिटी श्योर छोटे रहे होंगे, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लेस देन
1000 डाल्टन। किसकी बात कर रहे हैं? जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे फिल्ट्रेट में आ रहे हैं, ठीक है, लेस देन 1000 डाल्टन। अब जो रिटेंटेट में छूट जा रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली ज़्यादा रहा होगा, बड़े मॉलिक्यूल्स रहेंगे तभी पीछे रह जा रहे हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मोर देन 1000 डाल्टन, ठीक है। अब क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे? बायो मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है उसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि बायो मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन है, कुछ नहीं है क्लासिफिकेशन। बायो मॉलिक्यूल्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो इनटू बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया क्योंकि बायो मॉलिक्यूल्स और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को इन्होंने इंटरचेंजेबली यूज़ किया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे किसी मोनोमर की बात की जा रही है, मतलब अमाइनो एसिड की बात की जा रही है या ग्लूकोज की बात की जा रही है, तो दे आर रेफरिंग टू बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड नॉट बायो मॉलिक्यूल एज अ होल, ठीक है। और जहाँ पे पूरे के पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं वो लिविंग यूनिवर्स की, जहाँ पे लिविंग टिश्यू की बात कर रहे हैं वो, जहाँ पे लिविंग टिश्यू की मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे दे आर रेफरिंग टू बायो मॉलिक्यूल एज अ होल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत ईजी है याद रखना। लिविंग टिश्यू के सारे मॉलिक्यूल्स बायो मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर इन साइज लेस देन 1000 डेल्टन माइक्रो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मोर देन 1000 डेल्टन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये तो थे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टेस्ट। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी तो प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब दोज कंपाउंड्स दैट डू नॉट हैव कार्बन इन देम, है ना। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आप क्या एक्सपेरिमेंट करोगे? तो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो आपको पता होना चाहिए वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अब देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ना थोड़ा डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है। ऑब्वियसली पहले वाले में भी हमने ग्राइंड करके टिश्यू को डिस्ट्रक्ट ही किया था, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम चीज़ें जला रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक लिविंग टिश्यू लेंगे, ठीक है। यू हैव टू टेक अ लिविंग टिश्यू और इस लिविंग टिश्यू का आप वेट निकालोगे। तो जो वेट निकल के आएगा दैट विल बी योर वेट वेट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वेट वेट। अब इस लिविंग टिश्यू को क्या करना है? आपको ड्राई करना है। कब तक ड्राई करना है? जब तक इसका पूरा वाटर इवेपोरेट ना हो जाए, ठीक है, वाटर इवेपोरेट्स। अब एक बार वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो इस टिश्यू को हम वापस वेट करेंगे और अब की बार क्या होगा? हमारा ड्राई वेट होगा। ड्राई वेट क्यों? क्योंकि पानी जितना भी था पूरा का पूरा इवेपोरेट हो गया, करेक्ट। उसके बाद जो ड्राई वेट आने के बाद उस टिश्यू को जो पूरा सूख गया है उसको क्या करेंगे? हम जलाएंगे। विल बर्न द टिश्यू, वी विल बर्न द टिश्यू। अब टिश्यू को जलाने के बाद जो भी आपका कार्बन पार्ट है टिश्यू का, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा था, वो क्या बन जाएगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा, ठीक है। कार्बन पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया और जो वाटर था वो वैसे ही इवेपोरेट हो चुका है, वाटर ऑलरेडी इवेपोरेटेड। तो जो आपके पास रह जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऐश, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऐश। तो जो ऐश रह गया आपके पास, दिस इज नथिंग बट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द टिश्यू, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ टिश्यू। तो जो ऐश है उसको आप एनालाइज करोगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये जो आपका डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है थोड़ा सा, जहाँ पे आपको टिश्यू को जलाना पड़ रहा है, दैट इज द एक्सपेरिमेंट फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोलेट कर लिया, हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आइसोलेट कर लिए। अब आएगा चैप्टर का मेन पार्ट। देखो चैप्टर को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में हमने बताया बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, फिर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में एंड फाइनली एंजाइम्स के बारे में। अब इसमें से सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स आपको सबका याद रखना, चाहे वो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो प्रोटीन के 4 डिवीजन हो स्ट्रक्चर के, है ना, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सो विल मूव स्लोली एंड सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले विल स्टार्ट विथ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। सो जो मॉलिक्यूल्स हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं, मतलब एक यूनिट होता है उसको बहुत बार रिपीट किया गया है। तो जो यूनिट है, एक मोनोमर है, वो क्या बनाता है? हमारा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। जैसे कि अगर आप कोई कार्बोहाइड्रेट्स लोगे तो उसका मोनोमर क्या होगा? सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या होगा उस कार्बोहाइड्रेट का? शुगर। तो जो आपका शुगर है वो क्या है? आपका बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। वैसे ही प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या है आपका? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। वैसे ही न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड आपके न्यूक्लिक एसिड्स बनाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है आपका? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। लिपिड्स,
ठीक है। अब लिपिड का एक एक्सेप्शन है, अगर आपको बताऊंगा मैं कि लिपिड एक्सेप्शन क्यों है। होता क्या है कि लिपिड एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल ही है, उसका साइज छोटा होता है, लेकिन वो फ्रैगमेंट हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल के फ्रैगमेंट में आता है। जो आपको मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था ना, वो एसिड इनसॉल्युबल वाले पार्ट में लिपिड आ जाता है। क्यों होता है ऐसा आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हम लिपिड पढ़ेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल में, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरली और वेट के हिसाब से ये छोटा मॉलिक्यूल ही है, माइक्रोमोलिक्यूल ही है, ठीक है। सो सबसे पहले विल डू अमाइनो acids. First biomicromolecule that we are going to discuss is amino acids. अमाइनो एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, इट इज नथिंग बट अ सब्सटीट्यूटेड मीथेन, सब्सटीट्यूटेड मीथेन, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला मीथेन का? CH4, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, चीज़ें चेंज कर देंगे। 4 ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन के पास, एक है क्या, हाइड्रोजन मीथेन में, है ना, दूसरा भी हाइड्रोजन, तीसरा भी हाइड्रोजन, चौथा भी हाइड्रोजन। अब आप क्या करोगे, हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन रहने दो, दूसरे हाइड्रोजन की जगह क्या डालोगे आप, कार्बोक्सिल ग्रुप डाल दोगे, कार्बोक्सिल ग्रुप डाल दो, ठीक है। तीसरे हाइड्रोजन की जगह आप अमाइनो ग्रुप डाल दो, अमाइनो ग्रुप डाल दो, ठीक है। और चौथे हाइड्रोजन की जगह एक वेरिएबल ग्रुप जो कि इसका फंक्शनल ग्रुप होगा R, ये डाल दो, ठीक है। एक्चुअली किया क्या आपने, जो आपका मीथेन का कार्बन था उसके सारे के सारे H आपने रिप्लेस कर दिए, सब्सटीट्यूट कर दिए, इसीलिए अमाइनो एसिड इज नथिंग बट सब्सटीट्यूटेड मीथेन, ठीक है। और इस ग्रुप में पूरे के पूरे मीथेन में जो कार्बन है इसको क्या बोलते हैं हम, एल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। दिस कार्बन इज नथिंग बट एल्फा कार्बन। अब डिपेंडिंग अपॉन R क्या लग रहा है, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हाइड्रोजन कांस्टेंट है, हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप कांस्टेंट है, अमाइनो ग्रुप कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा हमारा, सिर्फ आर ग्रुप चेंज होगा। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हमारे कौन सा आर ग्रुप अटैच्ड है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स है, 20 टाइप्स। कहाँ पे, पूरी दुनिया में 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं? नहीं, लिविंग वर्ल्ड में 20 टाइप के अमाइनो एसिड है। वैसे तो आर ग्रुप आप कोई भी चीज़ डाल दो वो एक नया अमाइनो एसिड दे देगा, लेकिन लिविंग वर्ल्ड में जितने भी प्रोटीन बने हुए हैं वो इन 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से ही बने हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई टाइप का अमाइनो एसिड हमारा आया नहीं है इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। 3 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर दे रखे हैं विद देयर आर ग्रुप्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आ जाएगा आपका कौन सा आर ग्रुप हम यूज़ कर रहे हैं, फिर आएगा हमारा कौन सा अमाइनो एसिड है, और फिर आपको बता दूंगा इसका स्ट्रक्चर क्या है। एनसीईआरटी में सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है ये 3, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला, जब आर ग्रुप हमारा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, आर ग्रुप हाइड्रोजन होगा मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH, ये तो कांस्टेंट पार्ट बता रहा हूँ ना, HNH2, यानी कि एक अमाइनो ग्रुप आ गया और एक हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, सही है। अब इसके अलावा क्या था, हमारा R था, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, R की जगह क्या आ गया, हमारा H आ गया, ठीक है। सो ये है हमारा स्ट्रक्चर जब R ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई H। कौन सा अमाइनो एसिड है ये, ग्लाइसीन, ठीक है, ग्लाइसीन अमाइनो एसिड। जब R ग्रुप को हम मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, व्हाट विल यूज, मिथाइल ग्रुप। क्या होता है मिथाइल ग्रुप हमारा, CH3, ठीक है। अगेन वही स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, एक H आ जाएगा, एक अमाइनो ग्रुप आ जाएगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, और एक होता था R की जगह अब क्या लग जाएगा, मिथाइल लग जाएगा, CH3, है ना। तो ये कौन सा अमाइनो एसिड हो गया, ये हो गया हमारा एलेनीन, एलेनीन है ये। फिर आ जाओ थर्ड ग्रुप, क्या है थर्ड ग्रुप हमारा, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। क्या होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल, CH2OH। अगेन वही स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, C अमीनो ग्रुप, एक H, एक कार्बोक्सिल ग्रुप। अब क्या अटैच कर देंगे इसमें, CH2OH, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लग गया। तो ये कौन सा अमाइनो एसिड बना हमारा, सीरीन बना, ठीक है। तो जैसे इन 3 एग्जाम्पल में दिखाया कि कांस्टेंट है हमारा अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन, और एक R जो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी R के बेसिस में हमने सारे अमाइनो एसिड्स बता दिया। आपको ये 3 अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब अमाइनो एसिड्स के डिवीजन होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, हर जगह आप क्लासिफिकेशन तो पढ़ोगे ही। तो एक क्लासिफिकेशन होता है अमाइनो एसिड का, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ठीक है। अमाइनो एसिड का एक क्लासिफिकेशन होता है एसेंशियल, एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। देखो नाम से कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ये नहीं है कि एसेंशियल हमको चाहिए नॉन एसेंशियल हमको नहीं चाहिए, चाहिए दोनों, एसेंशियल भी चाहिए नॉन एसेंशियल भी चाहिए। लेकिन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूट्रिशन, डिराइव्ड फ्रॉम न्यूट्रिशन, कंप्लीटली फ्रॉम न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी बिल्कुल जीरो बनाएगी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स विच
आवर बॉडी कैन मेक, आवर बॉडी कैन मेक, चाहिए दोनों, बट जो हमारी बॉडी बना सकती है उसको हम बोल रहे हैं नॉन एसेंशियल, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, जो बाहर से आनी है, उसको हम बोल रहे हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल क्या है? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वैलीन। इसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलीन हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। नॉन एसेंशियल में कौन कौन से आते हैं? हमारा एलेनीन, सेरीन एंड एस्पार्जीन। ठीक है, ये 3 हमारे क्या है? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ये तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल हो गया। एक दूसरा क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड का, बेस्ड ऑन इट्स केमिकल नेचर। क्या है क्लासिफिकेशन केमिकल नेचर के बेसिस में? केमिकल नेचर के बेसिस में अमाइनो एसिड या तो हमारा एसिडिक हो सकता है, एसिडिक इन नेचर, या हमारा बेसिक हो सकता है, या हमारा न्यूट्रल हो सकता है। सही बात है, ठीक। एसिडिक में क्या आएगा? हमारा ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड इज एसिडिक अमाइनो एसिड। बेसिक का एग्जांपल क्या है? लाइसीन, लाइसीन इज बेसिक अमाइनो एसिड। वैसे न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या आएगा? हमारा वैलीन। ठीक है, इसी की तरह एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जिनके पास एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक रिंग, है ना। सो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? याद रखना, टाइरोसिन। सी एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको एग्जाम्पल ही पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो आपको याद रखना, टाइरोसिन का नाम याद रखना है, फिनाइल एलेनीन का नाम याद रखना है, फिनाइल एलेनीन का नाम याद रखना है, एंड ट्रिप्टोफैन का नाम याद रखना है। देखो, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वही पूछा जाएगा। तो जो जो अमाइनो एसिड का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ वही आपको याद रखना है। पूरे 20 के 20 अमाइनो एसिड याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। अब हाँ, अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आपको इनडायरेक्टली सारे अमाइनो एसिड्स याद हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल जैसे एसिडिक बोला है तो कोई दूसरा एसिडिक अमाइनो एसिड जाके याद नहीं करना। बेसिक अमाइनो एसिड बोला है तो कोई तीसरा अमाइनो एसिड का नाम याद नहीं करना, आपको लाइसिन का नाम याद रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उतना याद रखोगे तो बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें याद रहेंगी और बहुत सिंपल तरीके से आपका एग्जाम निकल भी जाएगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल बुक के थ्रू पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बुरा नहीं है पढ़ना, बट कन्फ्यूजन आपका ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो इतना आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है। अब अमाइनो एसिड का ना एक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ज्विटर आयन का। इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ज्विटर आयंस। अब आपको पता है कोई भी कंपाउंड या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, लेकिन अमाइनो एसिड में 2 ग्रुप है। एक आपका NH2 है जो कि अमाइनो ग्रुप है, और एक आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। करेक्ट, दोनों के दोनों आयनाइजेबल ग्रुप है। आयनाइजेबल ग्रुप है, दोनों आयन बना सकते हैं। मतलब ये कि डिपेंडिंग अपॉन द पीएच, जिस सोल्यूशन में अमाइनो एसिड को डाला गया है उस सोल्यूशन का पीएच क्या है, अमाइनो एसिड अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। कैसे? देखो, तो अगर आपको अमाइनो एसिड का सिंपल स्ट्रक्चर बताऊं, CH, R ग्रुप एंड NH2, ये है सिंपल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का। अगर NH ग्रुप को आयनाइज करना है, NH2 ग्रुप को आयनाइज करना है, तो क्या बनेगा? वो NH3+, ये पॉजिटिव आयन लेगा। ठीक है, तो ये क्या है? पॉजिटिव आयनिक फॉर्म हो गया इसका। नाउ दिस इज कन्वर्टेबल, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स। दिस इज कन्वर्टेबल टू व्हाट? CHCOO। ये क्या बनाएगा? जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, अगर उसने आयन बनाना तो वो अपना H छोड़ देगा और नेगेटिव आ जाएगा, R NH3+। ठीक है, इस स्टेट को हम बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। ज्विटर आयनिक मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, और ये इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है। इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस तरफ अगर रिएक्शन जाएगा तो वहां पे बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। सेंस बन रहा है? यहां पे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, यहां पे क्या है? नेगेटिवली चार्ज, है ना, नेगेटिवली चार्ज, और बीच में जो ज्विटर आयनिक फॉर्म है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। सो दिस इज द स्पेशलिटी, खासियत है किसकी? अमाइनो एसिड की। और मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स ये काम नहीं करते। और बायोमॉलिक्यूल्स आयनाइज होंगे, या तो वो पॉजिटिव बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन ज्विटर आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट होने की वजह से, अमाइनो एसिड के पास 2 ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, वो पॉजिटिव आयन भी बना सकता है, नेगेटिव आयन भी बना सकता है, और वो ज्विटर आयनिक स्टेट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, जहां से वो किसी भी डायरेक्शन में आयन बना के रिएक्शन कैरी आउट कर सकता है, वो भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ज्विटर आयन इज इंपॉर्टेंट फीचर। पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म्स ज्विटर आयन? सो रिमेंबर इट इज अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स की इतनी फीचर्स आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जब आपको बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स बताऊंगा, तब जब प्रोटीन बता रहा हूँ तो वहां पे और भी फीचर्स बताऊंगा अमाइनो एसिड के, कि प्रोटीन्स में वो ऑर्गेनाइज कैसे हो रहे हैं, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट बायोमाइक्रोमोलिक्यूल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आर लिपिड्स। अब लिपिड हमारा बना है फैटी एसिड,
और ग्लिसरॉल का, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। जो फैटी एसिड है इट इज़ नथिंग बट अ कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें R जोड़ दो। नाउ दिस R कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी CH3, इट कैन बी C2H5, एनीथिंग, ठीक है। तो बेसिकली एक कार्बोक्सिल ग्रुप चाहिए, उसमें आपको R को जोड़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे पैल्मेटिक एसिड, पैल्मेटिक एसिड इज अ 16 कार्बन फैटी एसिड। 16 कार्बन कैसे, इसमें CH2 रिपीट करो 14 बार तो 14 कार्बन तो यही हो गए, COOH का एक कार्बन एंड CH3 का एक कार्बन, तो टोटल 16 कार्बन। दो एग्जाम्पल दे रखे, एक पैल्मेटिक एसिड है और एक एराकिडोनिक एसिड है। एराकिडोनिक एसिड, दिस इज अ 20 कार्बन, ठीक है। 20 कार्बन फैटी एसिड एंड 16 कार्बन fatty acids. Fatty acids can be either saturated or they can be unsaturated. तो saturated में क्या होता है, there is no double bond present in saturated. और जो unsaturated fatty acid होता है उसमें double bond is present, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल कार्बोक्सिल ग्रुप लो, उसमें कोई भी R जोड़ दो, आपका फैटी एसिड बन गया। देन व्हाट इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊं तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनेगा और उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर देंगे हम, है ना। प्रोपेन का स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो जैसे नाम में बता रहा है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। अब कई बार क्या होता है कि जो फैटी एसिड है और जो ग्लिसरॉल है ये दोनों साथ में जुड़ के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल। तो जब ये दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड्स। So it can be monoglyceride, it can be diglyceride, it can be triglycerides, depending upon कितने ग्लिसरॉल जुड़ रहे हैं हमें। और जो रिएक्शन होता है फैटी एसिड का ग्लिसरॉल के साथ जुड़ने का, इसको हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अगर एग्जाम्पल आपको ट्राइग्लिसराइड का बना के दिखाऊं तो हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम सबसे पहले, उसमें क्या करेंगे हम ग्रुप्स ऐड कर देंगे, ठीक है, उसमें हम ग्रुप्स ऐड कर देंगे। अब इसमें जो R लिख रहा हूँ ना, R इज नथिंग बट योर फैटी एसिड, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ट्राई मतलब 3 फैटी एसिड इसमें जुड़ने हैं, 3 फैटी एसिड्स एक ग्लिसरॉल के ग्रुप में जुड़ना है। तो 1 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड और बीच में क्या है, ये ग्लिसरॉल है, तो बन गया ट्राइग्लिसराइड। 3 फैटी एसिड का स्ट्रक्चर प्लस 1 ग्लिसरॉल, ठीक है, दैट इज अ ट्राइग्लिसराइड। अब इसी ट्राइग्लिसराइड में अगर आप फॉस्फोरस ऐड कर दो तो आपका बन जाएगा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। एग्जाम्पल के तौर में लेसिथीन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि समझा रहा हूँ तो स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा आपको। क्या करना है, सबसे पहले आपने ग्लिसरॉल ग्रुप बनाना है ना, आपने ग्लिसरॉल बना दिया। अब उसमें जैसे ट्राइग्लिसराइड बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही एक R1 ले आना है और बिल्कुल वैसे ही एक R2 भी ले आना है, लेकिन R3 की जगह क्या करना है, आपको फॉस्फोरस ग्रुप डाल देना, ठीक है, फॉस्फोरस ग्रुप ऐड कर देना है, N के साथ CH3 एंड CH3। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथीन, ठीक है, विच इज अ फॉस्फोलिपिड। कहाँ पे मिलता है लेसिथीन, लेसिथीन इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स। रिमेंबर ऑल फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। तो अगर पूछा गया कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना है तो रिमेंबर फॉस्फोलिपिड का बना है। कौन सा फॉस्फोलिपिड, लेसिथीन। स्ट्रक्चर भले ही आपसे ना पूछा जाए लेकिन लेसिथीन नाम आपसे जरूर पूछेंगे वो एग्जाम में, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट बायो माइक्रोमोलिक्यूल दैट इज आर शुगर्स, ठीक है। अब जैसे हमारा प्रोटीन का मोनोमर क्या था, अमाइनो एसिड था, वैसे ही जो भी हमारे पॉलीसैकेराइड्स हैं उनके मोनोमर क्या होते हैं, हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। और बहुत ही कॉमन एग्जांपल मोनोसैकेराइड का क्या है, हमारा ग्लूकोज है। अब एनसीईआरटी में 2 मोनोसैकेराइड्स मेंशन्ड है जिनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, एक है ग्लूकोज, दूसरा है राइबोज, ठीक है। फर्क क्या है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, राइबोज इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सो अगर ग्लूकोज आप देखोगे तो 6 कार्बन यानी कि इसका हेक्सागन बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2OH। सो CH2OH का एक कार्बन है, हर एक कॉर्नर में एक कार्बन प्रेजेंट है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, और सबके साथ आपने OH लगा देना है, ठीक है, OH 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 एंड OH, बस। तो ये क्या हो गया, आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया, 6 कार्बन वहाँ पे आ गए। वैसे राइबोस क्या है, 5 कार्बन,
मतलब इसका क्या बनेगा, एक पेंटागन बनेगा। अगेन हर कॉर्नर में एक एक सी है और यहाँ पे एक CH2OH आ जाएगा, ठीक है। बाकी जगह OH OH एंड OH। ये क्या है आपका राइबोस का स्ट्रक्चर है। बस इतना एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो इतना ही आपको भी याद रखना है। फिर आता है हमारा न्यूक्लियोटाइड बेस। क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बेसिस को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे। क्या है, सबसे पहले हमारे पास होता है एक नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है नाइट्रोजनस बेस, कुछ नहीं होता, कार्बन कंपाउंड है, अ कार्बन कंपाउंड विथ अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। 5 हमारे पास टोटल नाइट्रोजन बेसेस हैं। क्या क्या है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, यूरासिल एंड थाइमीन, ठीक है। एडेनिन और गुआनिन इसमें से क्या होते हैं, एडेनिन और गुआनिन हमारे प्यूरीन्स होते हैं। साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन क्या होते हैं, हमारे पिरामिडीन्स होते हैं। क्या, पिरामिडीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 5 नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसमें से आपको एडेनिन और यूरासिल का दिखाऊंगा। हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोला मैंने, तो एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाएंगे हम, है ना, NH, ठीक है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, NH2 और यहाँ पे N। ये क्या है आपका, ये है आपका एडेनिन, यहाँ पे भी N, ठीक है। N N N NH NH2, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, एडेनिन बन गया। यूरासिल अगर हम देखें तो अगेन एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाएंगे हम, NH डालेंगे, NH डालेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O डालेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O डालेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देंगे। तो ये क्या है, ये है आपका यूरासिल, ये है आपका एडेनिन। नाइट्रोजनस बेसिस है ये, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस में अब क्या करेंगे, हम एक शुगर ऐड कर देंगे। मतलब बेसिकली नाइट्रोजन बेस जो था आपका, इसमें हमने एक शुगर दे दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। एग्जाम्पल अगर आपको दिखाए तो हम राइबोस शुगर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बनाया था, पेंटोस शुगर है वो एक, है ना। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एडेनिन लगा दो। क्या बताया था, OH, क्या बताया था OH, और यहाँ क्या बताया था, CH2OH, ये बताया था। राइबोस शुगर में हमने एडेनिन लगा दिया, तो क्या बन गया, ये हमारा एडिनोसिन बन गया। एडेनोसिन, नाम याद रखना, एडेनिन वॉज अ नाइट्रोजन बेस, एडेनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, टाइड नहीं है, टाइड आगे बताऊंगा क्या बनेगा। अब वैसे ही राइबोस शुगर लो फिर से, और इसमें अब हम क्या लगाएंगे, यूरासिल लगा देंगे। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH, तो ये क्या बन गया हमारा, यूरिडीन बन गया, ठीक है। यूरिडीन बन गया। सो ये सारे नाम याद रखना जो हमारे न्यूक्लियोसाइड के नेम्स हैं। क्या क्या होते हैं हमारे न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसिन है और गुआनोसिन है। वैसे यूरिडीन के साथ थाइमिडीन है और साइटिडीन है। ये क्या है हमारे, ये सारे के सारे नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर, यानी कि न्यूक्लियोसाइड है। अगर ये न्यूक्लियोसाइड है तो न्यूक्लियोटाइड क्या है फिर। सो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या करोगे, जो न्यूक्लियोसाइड बना हमारा, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, एक फॉस्फेट ग्रुप दे दो इसको। तो जब आप एक फॉस्फेट ग्रुप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये एक हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। एग्जाम्पल अगर आपको दिखाऊं तो हमारा ऐसे करके एडिनोसिन बना था, यहाँ पे एडेनिन लगा है, और ये क्या है हमारा OH यानी कि राइबोस शुगर है, और ये हमारा CH2OH ये था। ये क्या था हमारा, एडिनोसिन था, है ना। अब क्या होगा, इसमें OH को हटा दो, O को रहने दो और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लगाओ। तो अब ये क्या बन गया हमारा, दिस इज आर एडेनाइलिक एसिड। एडेनाइलिक एसिड इज अ व्हाट, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। वैसे ही एडेनाइलिक एसिड के अलावा क्या क्या न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास, थाइमिडाइलिक एसिड प्रेजेंट है, गुआनाइलिक एसिड प्रेजेंट है, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है। सो ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। सो याद रखना, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया नाइट्रोजनस बेस से, जो कि सिंपल हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड था। एडेनिन,
ग्वानीन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। उसमें हमने क्या ऐड किया, उसमें हमने एक शुगर ऐड किया, तो हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। एग्जाम्पल में क्या क्या है, एडिनोसिन, एडेनिन से एडिनोसिन, ग्वानीन से ग्वानोसिन, यूरिडीन, थाइमिडीन, साइटिडीन। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या किया, न्यूक्लियोसाइड में हमने एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। तो जैसे हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, वो क्या बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। क्या क्या है, एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड। ठीक है, अब जो ये न्यूक्लियोटाइड बना है, न्यूक्लियोटाइड हमारा क्या बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। क्या है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स विल फॉर्म आर न्यूक्लिक एसिड। क्या क्या है न्यूक्लिक एसिड हमारा, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, सो दैट इज योर एंटायर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स फॉर यू गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो नाउ विल स्टार्ट विद बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मतलब क्या, बड़ा। ठीक है, बड़े से क्या लेना देना है हमारा, बड़े से हमारा ये लेना देना है कि हम मॉलिक्यूलर वेट पे फोकस करेंगे। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, molecular weight of biomacromolecules that should be more than 1000 daltons। जो हमने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ऑफ अ लिविंग टिश्यू ग्राइंडिंग विद अ एसिड। कौन सा एसिड यूज किया था, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वर्ड। ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो हमको दो फ्रैगमेंट्स मिले थे, एक था एसिड सॉल्युबल और एक था एसिड इनसॉल्युबल। तो जो हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं, मतलब ये एसिड सॉल्युबल नहीं है। और एसिड सॉल्युबल क्यों नहीं है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है। ठीक है, मोर देन 1000 डाल्टन्स। लेकिन एक कैच है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमारे पास क्या क्या आता है, एक हमारे पास आता है प्रोटीन, एक हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स, और हमारे पास आता है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड में हमारा आता है आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो लिपिड्स है वो भी आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। लेकिन लिपिड्स में ऑलरेडी बायो माइक्रोमोलिक्यूल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट इसलिए होता है क्योंकि लिपिड का वेट अगर आप देखोगे, जो कि डिफाइनिंग फीचर है बायो मैक्रोमोलिक्यूल का, इसका वेट इज लेस देन 800 डाल्टन्स। वेट इज लेस देन 800 डाल्टन्स मतलब क्या, मतलब ये है तो माइक्रोमोलिक्यूल, वेट के हिसाब से मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लेकिन फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों आ रहा है, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, आप जरा समझो इस बात को, होता क्या है, जो लिपिड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लिपिड इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन्स, है ना, सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन, सारे मेम्ब्रेन्स में आपका लिपिड प्रेजेंट है। अब कोई भी आप लिविंग टिश्यू ले रहे हो, उसको ग्राइंड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली सेल का स्ट्रक्चर डिसरप्ट होगा। सेल का स्ट्रक्चर डिसरप्ट होगा तो अगर सेल मेम्ब्रेन ऐसा प्रेजेंट था एज अ लिपिड बाइलेयर, है ना, लिपिड बाइलेयर की तरह ऐसा प्रेजेंट था, तो जब सेल मेम्ब्रेन टूटेगा तो लिपिड बाइलेयर भी टूटेगा और इसके ऐसे ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। करेक्ट है, तो जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन गए अब वो ऐसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। अमाइनो एसिड के साथ, शुगर के साथ क्या होता है कि जब मैक्रोमोलिक्यूल को आपने तोड़ा और वो मोनोमर्स बने, है ना, तो वो मोनोमर की तरह ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन लिपिड को जब आप तोड़ रहे हो तो वो मोनोमर की तरह एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहता। क्यों, क्योंकि उसे पानी पसंद नहीं है, इट इज हाइड्रोफोबिक। तो क्या करते हैं, ये वेसिकल्स बना लेते हैं अपना, ना, छोटा छोटा सा वेसिकल्स बना लेते हैं। जब भी इनका स्ट्रक्चर टूटता है ये आपस में ऐसे जुड़ के ऑर्गेनाइज होके वेसिकल बना लेते हैं। अब ये जो वेसिकल बना है उसमें बाहर क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, मतलब जिसको पानी पसंद है, और जो अंदर क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जिसको पानी पसंद नहीं है। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से, वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से, दे डू नॉट डिसॉल्व इन एसिड। ठीक है, अब वो एसिड में डिसॉल्व नहीं होंगे तो किस में सेपरेट होके आ जाएंगे, ऑब्वियसली जो हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल है उसमें आ जाएंगे। ठीक है, सो मतलब ये कि जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है, एसिड इनसॉल्युबल पूल, इसमें एसिड इनसॉल्युबल पूल या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इसमें सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, एक्सेप्ट बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, एक्सेप्ट आर लिपिड, जो कि हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल में तो प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, इट इज अ बायो माइक्रोमोलिक्यूल। इसीलिए बायो माइक्रोमोलिक्यूल आपको पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया, उसमें लिपिड आपको मैंने बताया, अच्छे से बताया। ठीक है, सो याद रखना, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में ना एनसीईआरटी में लिपिड मेंशन्ड है और ना ही हम लिपिड का डिस्कशन करने वाले हैं। सो सबसे पहला बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा वो क्या है, हमारा प्रोटीन्स है। व्हाट इज इट, इट इज प्रोटीन्स। अगेन बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, क्या है प्रोटीन, प्रोटीन एक पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, इट इज अ
हेटेरोपॉलीमर। कैसा पॉलीमर? याद रखना, हेटेरोपॉलीमर। हेटेरो मतलब क्या है? मिक्सचर, अलग अलग टाइप के मोनोमर्स मिल के ये पॉलीमर बना रहे हैं। अलग अलग टाइप के मोनोमर्स क्यों? क्योंकि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स है ना। अगर एक ही अमाइनो एसिड एक प्रोटीन बना रहा होता तो वो क्या होता? होमोपॉलीमर होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स आपस में मिल के एक प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए वो क्या है? एक हेटेरोपॉलीमर है। ठीक है। एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है रिगार्डिंग द प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन। ठीक है। इस चैप्टर में 2-3 इंपॉर्टेंट टेबल्स है, एक तो ये और एक मैं बाद में बताऊंगा मैक्रोमोलिक्यूल्स खत्म करने के बाद, टेबल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन कौन से प्लांट के और कहाँ कहाँ पे उसका यूज है या क्लासिफिकेशन क्या क्या है वो भी पूछा जाता है। अभी के लिए प्रोटीन एंड इट्स फंक्शन अगेन इंपॉर्टेंट टेबल याद रखना। सबसे पहला प्रोटीन क्या है हमारा? कोलाजन। ठीक है। कोलाजन प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट एज इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस। वर्ड टू वर्ड याद रखना है आपको, ऐसे ही पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स एक्ट एज इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस? रिमेंबर, कोलाजन। ठीक है। दूसरा क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन इज अ एंजाइम। क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? प्रोटीन डाइजेशन में ट्रिप्सिन हेल्प करता है। ठीक है। तीसरा क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज अ हार्मोन। अभी मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में कि हम रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन कैसे बना रहे हैं। कौन से डिजीज में इंसुलिन हम यूज कर रहे थे? डायबिटीज। कौन सा डायबिटीज? डायबिटीज मेलाइटस, नॉट डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस एक दूसरी बीमारी है। इंसुलिन यूज कहाँ पे होता है? डायबिटीज मेलाइटस में यूज होता है। एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या रोल है एंटीबॉडीज का? टू फाइट इन्फेक्शंस, फाइट इन्फेक्शंस। ठीक है। मैंने आपको इम्यूनिटी वाले चैप्टर में बताया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में जब इम्यूनिटी बताया था कि एंटीबॉडीज फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट? ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। और कौन सेक्रीट करा था हमारा एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर सेक्रीटेड बाय बी सेल्स। ठीक है। तो एंटीबॉडीज भी क्या है? हमारा प्रोटीन है। देन इज आर रिसेप्टर्स। सो जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स है आपके, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो टेस्ट हो, या चाहे वो हार्मोन रिसेप्टर ही क्यों ना हो, ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर प्रोटीन्स। ठीक है। एंड फाइनली एक ट्रांसपोर्टर है हमारा GLUT4। क्या करता है GLUT4? ये हमारा ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? नाम से पता चल रहा है। ग्लूट मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट करेगा ग्लूकोज। कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? इनटू द सेल। ठीक है। याद रखना, GLUT4 इज इनटू द सेल। वैसे हमारे पास और भी ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो सेल से बाहर ग्लूकोज निकालेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में GLUT4 मेंशन्ड है, तो आपको यही याद रखना है कि GLUT4 क्या करेगा? इट विल ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू द सेल। कब ट्रांसपोर्ट करता है? जब इसको इंसुलिन सिग्नल देता है। ठीक है। इंसुलिन बोलेगा कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज को डाल दो। ठीक है। तो जैसे ही इंसुलिन बोलेगा कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज को डालना है, वो GLUT4 को सिग्नल देगा, और GLUT4 क्या करेगा? हमारा सारा का सारा ग्लूकोज ब्लड से निकाल के सेल के अंदर डाल देगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है जिससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। वो ऐसे ही पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज इनटू द सेल, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस। तो आपको याद रखना है। ठीक है। ये टेबल प्रोटीन का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोटीन्स का जो आता है वो है इसका स्ट्रक्चर। सो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ये 4 लेवल्स में बनते हैं। ठीक है। देयर आर 4 लेवल्स। क्या क्या है? सबसे पहला हमारा आता है प्राइमरी, फिर आता है हमारा सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी के बाद आता है टर्शियरी, एंड फाइनली क्वाटरनरी। ठीक है। टर्शियरी एंड फाइनली वी हैव आवर क्वाटरनरी। तो क्या है ये स्ट्रक्चर्स को ऐसे लेवल्स में ऑर्गेनाइज क्यों किया गया है? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है हमारा? एक सिंपल लाइन में अमाइनो एसिड कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो बताता है। सो बेसिकली पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है। तो आपको मैंने बताया था डीएनए, आरएनए क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। वैसे ही प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस है। तो जो स्ट्रक्चर आपको अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बताएगा कि इस अमाइनो एसिड के बाद ये अमाइनो एसिड आने वाला है, वो है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है। अब किसी भी चेन में एक लेफ्ट एंड होगा और एक राइट एंड होगा। जो लेफ्ट एंड है अमाइनो एसिड का, इट इज व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एन टर्मिनल। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन टर्मिनल। और जो राइट एंड है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? सी टर्मिनल। सी टर्मिनल। ठीक है। सो एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है। दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड पॉलीपेप्टाइड चेन इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है। मूविंग टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये जो हमारा चेन था एक लंबा सा, इट कैन आइदर बी अरेंज्ड एज अ हेलिक्स
और इट कैन बी अरेंज्ड एज अ प्लीटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्लीटेड स्ट्रक्चर है। तो जब प्रोटीन थ्रेड को आप हेलिक्स या प्लीटेड स्ट्रक्चर में अरेंज करोगे तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो हेलिक्स है उसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, और जो प्लीटेड स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर्स और शीट्स। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम अगेन आपको दिखाऊं तो ये है हमारा अल्फा हेलिक्स और ये है हमारा बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। मूविंग टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हमारा लॉन्ग चेन था वो खुद ही के ऊपर कॉइल होता रहेगा। ठीक है, सो जो लॉन्ग प्रोटीन चेन इट फोल्ड्स ऑन इटसेल्फ, अपने ऊपर फोल्ड होके एक ऐसा वुलन बॉल बना देगा। तो अब देखोगे तो वुलन बॉल में बीच में बहुत सारे खाली स्पेसेस हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्रिविसेस। आपको एंजाइम वाले सेक्शन में बताऊंगा कि इन क्रिविसेस का रोल क्या होता है, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि जो लंबा सा थ्रेड था उसको अगर आप रोल करोगे, खुद ही के ऊपर फोल्ड करा दोगे, तो आपके पास एक वुलन बॉल बन जाएगा, और इसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। जितना भी आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्फा हेलिक्स प्राइमरी स्ट्रक्चर की वजह से उसकी कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, सिर्फ टर्शियरी स्ट्रक्चर की वजह से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। एनसीईआरटी डायग्राम अगर आपको दिखाऊं, सो दिस इज योर व्हाट टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसमें अगर आप देखोगे तो प्रोटीन खुद के ऊपर कॉइल हो गया है। ठीक है, फाइनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। व्हाट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर? हर प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं होता। जिस प्रोटीन में बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं उसी का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं तो हीमोग्लोबिन इज अ ह्यूमन प्रोटीन। इसके पास 4 सब यूनिट्स है, टोटल 4 सब यूनिट्स। कितने? 4 सब यूनिट्स। 2 अल्फा सब यूनिट है और 2 बीटा सब यूनिट है। ठीक है, तो जो आपका अल्फा सब यूनिट है, एक अल्फा का टर्शियरी स्ट्रक्चर है, वैसे 2 अल्फा टर्शियरी स्ट्रक्चर है और 2 बीटा टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये अल्फा टर्शियरी स्ट्रक्चर, बीटा टर्शियरी स्ट्रक्चर सब आपस में जब मिलेंगे तो वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का है। ठीक है, मतलब ये कि इंडिविजुअली फोल्डेड प्रोटीन कैसे अरेंज है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। डिफाइन अगर आप करना चाहो तो अरेंजमेंट ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर मतलब फोल्डेड सब यूनिट्स और फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स। अरेंजमेंट ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब कि अल्फा सब यूनिट बीटा सब यूनिट के हिसाब से कहाँ पे लोकेटेड है? विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर एनसीईआरटी का डायग्राम में दिखाऊं अगेन तो देखो, ये एक सब यूनिट है, ये एक सब यूनिट है, ये एक सब यूनिट है और ये एक सब यूनिट है। 4 सब यूनिट आपस में अरेंज्ड है। एक दूसरे के हिसाब से कौन सा सब यूनिट कहाँ पे लोकेटेड है, वो है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट प्रोटीन्स। आवर नेक्स्ट बायो मैक्रोमोलिक्यूल इज पॉलीसैकेराइड्स। देखो, पॉली मतलब इट इज अ पॉलीमर। किसका पॉलीमर? सैकराइड्स का पॉलीमर, है ना। मतलब ये कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ शुगर। और हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स में पढ़ा था, शुगर्स मतलब ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज, ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर मोनोमर्स। ठीक है, सो दीज आर व्हाट गोइंग टू मेक द पॉलीमर ऑफ पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक, याद रखना। शुगर्स मतलब मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अब इसमें 2-3 पॉलीमर्स डिस्क्राइब किए हुए हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहला पॉलीसैकेराइड दैट इज डिस्क्राइब्ड इज सेल्यूलोस। क्या है? सेल्यूलोस। व्हाट इज सेल्यूलोस? इट इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। एक एक वर्ड याद रखना। ग्लूकोज क्या है? हमारा मोनोसैकेराइड है। इट इज व्हाट? इट इज अ पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर? होमोपॉलीमर। होमो मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही प्रेजेंट है, ओनली वन टाइप। ठीक है, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर जो कि पूरा का पूरा पॉलीसैकेराइड बना रहा है। और कौन सा मोनोमर है? ये हमारा ग्लूकोज मोनोमर है। जो सेल्यूलोस है ये खुद 2 टाइप का होता है। इट हैज 2 वेरिएंट्स। एक होता है हमारा प्लांट वेरिएंट और एक होता है हमारा एनिमल वेरिएंट। तो बेसिकली प्लांट में सेल्यूलोस क्या होता है? स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एनिमल में सेल्यूलोस क्या होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखो, स्टार्च, ग्लाइकोजन दोनों ही क्या है? स्टोरेज शुगर्स है। ठीक है, मतलब ये कि आपका कार्बोहाइड्रेट गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स एंड गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनका मोनोमर अभी भी सेम है। मतलब दोनों का, चाहे वो स्टार्च हो चाहे वो ग्लाइकोजन हो, दोनों का मोनोमर क्या है? ग्लूकोज ही है, लेकिन ग्लूकोज का अरेंजमेंट थोड़ा अलग अलग है।
कैसे अलग अलग है? जो आपका स्टार्च है इसमें ग्लूकोज इज अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ हेलिसिस, और जो आपका ग्लाइकोजन है यहाँ पे ग्लूकोज इज अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स, अगर एनसीईआरटी डायग्राम में दिखाऊं आपको तो ग्लाइकोजन कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर आप इसको जूम इन करके भी देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि है तो ग्लूकोज ही लेकिन ब्रांचेस में प्रेजेंट है। तो इससे होता क्या है? होता कुछ नहीं है, होता यह है कि आप डिफरेंशिएट एक टेस्ट के थ्रू कर सकते हो। तो मतलब बायोलॉजिकली तो दोनों का पर्पस सेम है, दोनों ग्लूकोज का ही बना है, तो इतना फर्क नहीं आता। लेकिन अगर आप टेस्ट करोगे, एक टेस्ट है आयोडीन टेस्ट करके, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौन आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो स्टार्च आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता है और ग्लाइकोजन आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देता है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन क्या बताया, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है तो कहीं पे आयोडीन जाके बैठ नहीं सकता, लेकिन स्टार्च हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आयोडीन जाकर चुपचाप बैठ जाता है ना। रिएक्शन स्टार्च आयोडीन का होता नहीं है, बेसिकली स्टार्च क्या करता है, एक मेश बनाता है और आयोडीन को वहाँ पे फंसा लेता है। आयोडीन के फंसने की वजह से हमारे पास यहाँ पे स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है विच इज ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। सो याद रखना, स्टार्च आपका आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता है, ग्लाइकोजन आपका आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देता है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज का नहीं बना, यस दोनों हमारा ग्लूकोज के ही बने, बस अरेंजमेंट ग्लूकोज का अलग अलग है, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉलीसेकेराइड था वो हमारा सेल्यूलोज था। दूसरा एनसीईआरटी में पॉलीसेकेराइड जो मेंशन किया गया है वो है हमारा आइन्यूलिन। किसका पॉलीसेकेराइड है? बस मोनोमर का नाम याद रखना आपको, फ्रक्टोज। इट इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ फ्रक्टोज। एंड फाइनली हमारे पास है काइटिन। काइटिन क्या है? काइटिन एक हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर, अभी तक जो भी डिस्कस किया हमने सब होमोपॉलीमर था, ये हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर ऑफ व्हाट? हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमाइनो शुगर्स, ठीक है। इट इज अ हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमाइनो शुगर्स। क्या क्या अमाइनो शुगर्स हैं इसके पास? वो हो सकता है ग्लूकोजामीन, वो हो सकता है एन एसेटाइल गैलेक्टोज अमीन, एन एसेटाइल गैलेक्टोज अमीन, ठीक है। कहाँ पे मिलता है काइटिन हमें? काइटिन इज प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। फाइनली हमारा लास्ट मैक्रोमोलिक्यूल दैट इज आवर न्यूक्लिक एसिड। अगेन जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है सारे क्या है? पॉलीमर है। तो न्यूक्लिक एसिड भी क्या होगा? पॉलीमर होगा। किसका पॉलीमर है ये? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और जैसा मैंने माइक्रोमोलिक्यूल्स में बताया था, न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ों के बने हैं? एक नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ एक मोनोसैकेराइड शुगर, और उसके साथ एक फॉस्फेट, करेक्ट। तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज व्हाट? अ न्यूक्लिक एसिड। एग्जांपल्स न्यूक्लिक एसिड का क्या क्या है? डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। सो विद दैट वी फिनिश ऑफ विद द एंटायर मैक्रोमोलिक्यूल्स एज वेल। नाउ बिफोर वी मूव टू द एंजाइम वाला सेक्शन, एक टेबल है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो मैंने स्किप किया था, वो आपको मैं बता दूं। इस टेबल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो कुछ भी नहीं है, जो भी मेटाबोलाइट है जिनके फंक्शन हमको पता है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। सो बेसिकली ऑल द मेटाबोलाइट्स हुज फंक्शन इज नोन, फंक्शन इज नोन। एग्जाम्पल के तौर में प्रोटीन्स फंक्शंस हमको पता है ना, ग्लूकोज फंक्शन हमको पता है, लिपिड्स फंक्शन हमको पता है। तो ये सब क्या है हमारे? दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो मेटाबोलाइट्स जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन उनका फंक्शन हमको अभी तक नहीं पता है। फंक्शन इन होस्ट की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो पिगमेंट्स, गम्स, ठीक है, स्पाइसेस। अब देखो ह्यूमंस को इनका फंक्शन पता है, ह्यूमंस गम भी यूज़ करता है, ह्यूमन स्पाइसेस भी यूज़ करता है, ह्यूमन पिगमेंट्स भी यूज़ करता है, लेकिन इनका फंक्शन होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या है ये हमको नहीं पता। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुज फंक्शन इज नॉट नोन इन द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक टेबल है जो एनसीईआरटी में दिया गया और इससे हर साल एक ना एक सवाल आता ही है, तो ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। एक साइड हम बनाएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और एक साइड उसके बनाएंगे हम एग्जाम्पल्स। तो जो सबसे पहला सेकेंडरी मेटाबोलाइट है दैट इज आर पिगमेंट्स। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएंगे? कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ठीक है। फिर आता है हमारा एल्कलॉइड्स। एग्जाम्पल्स में मॉर्फिन, कोडीन,
फिर आएगा हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट टर्पिनॉइड्स। एग्जाम्पल में आएगा हमारा मोनोटर्पीन एंड डाइटर्पीन्स। ठीक है, फिर आ जाओ एसेंशियल ऑयल्स में। एसेंशियल ऑयल्स एग्जाम्पल हमारा आएगा लेमन ग्रास ऑयल। फिर आ जाओ टॉक्सिन्स, एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा एब्रिन, राइसिन। नेक्स्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज लेक्टिन्स, एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा कॉन्कावैलिन ए। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर ड्रग्स। ड्रग्स में आ जाएगा हमारा विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन। एंड फाइनली हमारे आएंगे पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में हमारा आ जाएगा रबर, गम एंड सेल्यूलोस। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आपको पूछेंगे वो कॉन्कावैलिन ए बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और उसमें ऑप्शंस में दे देंगे टर्पिनॉइड्स, टॉक्सिन्स, ड्रग्स, लेक्टिन्स। तो आपको याद रखना है लेक्टिन्स इज कॉन्कावैलिन ए। वैसे ही एबिरिन या राइसिन इट बिलोंग्स टू विच क्लास या विच ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के ग्रुप्स एंड उनका एग्जाम्पल दोनों आपको याद रखना है। अगेन एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, एबिरिन एंड राइसिन, लेक्टिन, कॉन्कावैलिन ए, ड्रग्स, विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस आर रबर, गम एंड सेल्यूलोस। सो अगर इतना आपको समझ आ गया, लेट्स मूव टू द फाइनल सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज आर एंजाइम्स। What are enzymes? What is classification of enzyme? How does enzyme act? ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। अब देखो, एंजाइम की अगर आप केमिकल नेचर की बात करो, all enzymes are protein. All enzymes are what? Proteins. Except, obviously exception तो हर जगह ही होता है, तो यहाँ पे भी एक exception है, except ribozyme. Ribozyme is not a protein. What is it then? Ribozyme is a nucleic acid. ठीक है, except for ribozymes, all enzymes are what? प्रोटीन्स। अब मैंने आपको बताया था प्रोटीन का जब स्ट्रक्चर बताया, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है प्रोटीन की, ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी कौन से स्ट्रक्चर की वजह से होती है? करेक्ट, ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इज बिकॉज ऑफ इट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर। करेक्ट, टर्शियरी स्ट्रक्चर, सही बात है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर बताया क्या था मैंने? अगर आप प्रोटीन थ्रेड को खुद ही के ऊपर कॉइल करा देंगे, कॉइलिंग ऑफ प्रोटीन थ्रेड ऑन इट सेल्फ इज व्हाट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में बहुत सारी ऐसी क्रिविसेस प्रेजेंट है, वहाँ पे भी बताया था जब मैं आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर बता रहा था। सो व्हाट आर दीज क्रिविसेस? इन क्रिविसेस को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड एज द एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स में क्या होता है? एक्टिव साइट इज द साइट जहाँ पे आपका रिएक्शन होने वाला है। कौन सा रिएक्शन? सबस्ट्रेट का कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट। ये रिएक्शन एक्टिव साइट में होगा। ठीक है, एंजाइम कैरी आउट कर रहा है ये रिएक्शन? नहीं। रिमेंबर, एंजाइम का क्या रोल क्या है रिएक्शन में? एंजाइम का रोल है रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना। इट इंक्रीजेज द रेट। जैसे कि हमारा कोई भी कैटलिस्ट करता है ना? कोई भी कैटलिस्ट अगर आप रिएक्शन में देखते हो तो उसका रोल यही होता है, रिएक्शन जो सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बन रहा था वही रिएक्शन होगा। वो ना प्रोडक्ट चेंज करेगा ना वो सबस्ट्रेट चेंज करेगा, लेकिन इस रिएक्शन का रेट उसको इम्प्रूव कर देगा, उसको इंक्रीज कर देगा। अगर कैटलिस्ट का भी यही रोल है और एंजाइम का भी यही रोल है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एंजाइम एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। ऑर्गेनिक मतलब एक लिविंग कैटलिस्ट है। मतलब ये जब आप डिफरेंस देखते हो एंजाइम वर्सेस इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का, तो जो आपका इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है इसको टेम्परेचर से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जो आपका एंजाइम है, अगर इसको आप हाई टेम्परेचर में एक्सपोज कर दोगे तो प्रोटीन क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। प्रोटीन विल डीनेचर। और अगर प्रोटीन डीनेचर हो गया तो आपका एंजाइम काम नहीं करेगा, है ना? मतलब ये कि जो एंजाइम है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है ना, एक्सेप्ट फॉर सम एंजाइम्स जो कि थर्मोफाइल यानी कि हाई टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जाते हैं। उन एंजाइम्स के अलावा सारे के सारे एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अब एंजाइम काम कैसे कर रहा है ये जानना आपको जरूरी है। हाउ डज एंजाइम वर्क? व्हाट इज इट्स एक्शन? और ये जानने के लिए आपको पहले बेसिक रिएक्शन में क्या हो रहा है ये समझना पड़ेगा। देखो, एक ग्राफ आपको बना के बताऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है।
ठीक है, एक हमारा है वाई एक्सिस और दूसरा हमारा है एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में वी हैव पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस में वी हैव प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन, कितना प्रोग्रेस कर रहा है। सही, देखो सबस्ट्रेट जो है ना उसका एक अपना एनर्जी लेवल होगा। सपोज दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ सबस्ट्रेट, करेक्ट। जब भी उसको प्रोडक्ट बनाना है एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा और फिर उसका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, सो दिस इज सबस्ट्रेट एनर्जी लेवल, दिस इज प्रोडक्ट एनर्जी लेवल एंड दिस इज ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी लेवल। हमेशा याद रखना सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट सीधा नहीं बनता, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आता ही आता है। मतलब ये कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने से पहले एक हाई एनर्जी स्टेट आता है और उस हाई एनर्जी स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब भी एंजाइम इस रिएक्शन में आएगा वो क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। मतलब देखो हमें अल्टीमेटली सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट से लेना देना है ना, सबस्ट्रेट वही है, प्रोडक्ट वही है, बस ट्रांजिशन स्टेट पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लोअर हो गया। सो अब जो एनर्जी चाहिए वो हमें इतनी चाहिए। सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड विथ एंजाइम। ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, लोअर हो गया, तो रिएक्शन हमारा जल्दी होगा, क्योंकि पहले उसको ट्रांजिशन स्टेट, जो ऊपर वाला ट्रांजिशन स्टेट है, हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट, वहां तक जाना पड़ रहा था। अब उसको हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट तक नहीं जाना, लो एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा है वो, फिर प्रोडक्ट बना रहा है। कम एनर्जी चाहिए, मतलब रिएक्शन हमारा जल्दी हो सकता है। तो अगर एंजाइम का एक्टिविटी हम स्टेप वाइज बताएं तो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा, हमारा सबस्ट्रेट है वो जाके बाइंड करेगा हमारा एक्टिव साइट में। बता दिया एक्टिव साइट क्या है आपको, है ना। वहां पे हमारा सबस्ट्रेट बिल्कुल परफेक्टली जाके फिट हो जाएगा। एक बार हमारा सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में फिट हो गया, फिर क्या करेगा, एंजाइम क्या है उसका, सबस्ट्रेट का थोड़ा सा चेंजेस कराएगा। इट विल कैरी आउट चेंजेस इन सबस्ट्रेट। ठीक है, कैरी आउट चेंजेस का मतलब क्या है, क्या चेंजेस कैरी आउट करा रहा है, बेसिकली केमिकल बॉन्ड्स ब्रेकिंग, केमिकल बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स कैरी आउट होगा। अब जब फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स होगा तो आपका सबस्ट्रेट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सबस्ट्रेट विल गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, प्रोडक्ट। सही है। अब यहां पे जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइड में जुड़ा था तो इसने क्या बनाया था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया था। वैसा ही कुछ यहां पे भी बनेगा। अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है लेकिन वो अभी भी एंजाइम में जुड़ा हुआ है, तो क्या बना, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एक बार बन गया तो क्या करेगा, एंजाइम प्रोडक्ट पकड़ के तो कुछ करेगा नहीं, तो वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। तो एंजाइम विल रिलीज द प्रोडक्ट और खुद फ्री हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। तो अगर आपको पूरा रिएक्शन की तरह दिखाऊं मैं तो हो क्या रहा है, एंजाइम है, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ रहा है, क्या बना रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सही है। फिर क्या बन रहा है, फिर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो एंजाइम ने प्रोडक्ट बना लिया। अब ये वापस स्प्लिट हो रहे हैं इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, और ये जो एंजाइम है वो वापस रिएक्शन में चला जाएगा। सो दैट इज योर एंटायर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम हमारा काम कैसे कर रहा है। ठीक है, अब जैसा मैंने एंजाइम के स्टार्टिंग में आपको डिस्क्राइब किया था कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से आप कंपेयर करोगे तो एंजाइम को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करिए, और वहाँ पे टेम्परेचर बताया था। अब सिर्फ टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करता है, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से है ये फैक्टर्स, सबसे पहला फैक्टर है आपका टेम्परेचर एंड दूसरा फैक्टर है आपका पीएच। ये याद रखना है क्योंकि ये आपके फैक्टर्स है जो सिमिलर तरीके से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ आर योर सबस्ट्रेट्स। ठीक है, सबस्ट्रेट्स जो कि इनहिबिट कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं रिएक्शन को। कैसे, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, देखो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर और ऑप्टिमल पीएच नाम का कॉन्सेप्ट होता है। क्या है ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल पीएच? बेसिकली वो टेम्परेचर या वो पीएच जहां पे एंजाइम बेस्ट एक्ट करता है, बेस्ट एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑप्टिमल पीएच। इसके अलावा दोनों साइड में, चाहे वो टेम्परेचर एंड पीएच कम हो, टेम्परेचर एंड पीएच ज़्यादा हो दैन द ऑप्टिमल टेम्परेचर, दोनों साइड में एक्टिविटी विल डिक्लाइन। एक्टिविटी डिक्लाइंस ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। अगर इसका ग्राफ आपको मैं बना के दिखाऊं तो सिंपल सा ग्राफ बनता है इसका, ऐसा कुछ। ठीक है, अब नीचे आप टेम्परेचर ले लो या
पीएच ले लो, दोनों का सेम ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी। मतलब ये कि यहाँ पे क्या टेम्परेचर लो है, पीएच लो है, तो वहाँ पे एक्टिविटी कम है। ये ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑप्टिमल पीएच है, जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद टेम्परेचर पीएच आप और बढ़ाओगे उस ऑप्टिमल टेम्परेचर पीएच से, तो आपका फिर से क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रही है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर स्टेज में देखोगे उसको, तो हो क्या रहा है, लोअर टेम्परेचर में क्या होता है, आपका एंजाइम इनएक्टिव होता है, एंजाइम इनएक्टिव होता है, सही बात है। और अगर हाई टेम्परेचर कर दो तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, तो हाई टेम्परेचर में एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, तो अगेन उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कैसे अफेक्ट कर रहा है, हाउ डज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अफेक्ट इट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब इसमें क्या होता है, देखो एक जगह आप प्लॉट करो एंजाइम एक्टिविटी और दूसरी जगह आप प्लॉट करो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड एंजाइम एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय वी। वी क्या है, वी इज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो एक पॉइंट तक जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, आप कितना ही सबस्ट्रेट इंक्रीज कर दो। क्यों, ग्राफ में अगर आपको दिखाऊं मैं वो पहले, तो एक लेवल जहाँ पे हमारा वेलोसिटी हाफ पहुँच चुका है उसको हम बोलते हैं क्या, के एम, एंड जब वो बिल्कुल फुल पहुँच जाएगा उसको हम बोलेंगे वी मैक्स, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एक लेवल तक आप सबस्ट्रेट इंक्रीज करोगे तो आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप कितना ही सबस्ट्रेट इंक्रीज कर दो आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि एंजाइम क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। क्या होता है सैचुरेट का मतलब, देखो आप एक एंजाइम पकड़ो, हो सकता है उसके पास 4 क्रेविसेस हो, 5 क्रेविसेस हो, 6 क्रेविसेस हो, जहाँ पे वो एंजाइम रिएक्शन कैरी आउट कराएगा, ठीक है। लेकिन ये लिमिटेड नंबर में ही होता है। अब हो सकता है आपके पास वहाँ पे 1000 एंजाइम हो, लाख एंजाइम हो, लेकिन वो भी लिमिटेड नंबर ही है ना। तो जब तक आप सबस्ट्रेट दोगे और वो सारे के सारे इसके क्रेविसेस फुल नहीं हुए हैं, तब तक वो एंजाइम का रिएक्शन कैरी आउट कराता रहेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता रहेगा और रिएक्शन रेट इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसके सारे के सारे क्रेविसेस, सारे के सारे एंजाइम्स सबके पास सबस्ट्रेट होगा और वो प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहे होंगे, है ना। तो जब सारे के सारे क्रेविसेस, सारे सारे एंजाइम में सबस्ट्रेट आ जाएगा तो ऑब्वियसली उसके अलावा जो ऊपर से सबस्ट्रेट दोगे वो वैसे ही बैठा रहेगा। इसीलिए टू अ पॉइंट जब तक ये सैचुरेशन नहीं हुआ है तब तक आप सबस्ट्रेट इंक्रीज करोगे कॉन्सेंट्रेशन, तो एंजाइम रिएक्शन फास्टर कैरी आउट कराएगा। उस पॉइंट के बाद आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दो, एंजाइम सैचुरेट हो चुका है तो रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, एक बार हमने वी मैक्स अचीव कर लिया, उसके बाद आप कितना ही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो आपका वेलोसिटी रिएक्शन का इंक्रीज नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या हो रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, हमें पता है सबस्ट्रेट आता है, एंजाइम के साथ एक्टिव साइट में जुड़ता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और रिएक्शन कैरी आउट करता है। लेकिन अगर इस सबस्ट्रेट के साथ एक इनहिबिटर आके कंपटीशन कर ले कि मैं एंजाइम के साथ आपसे बेटर जुड़ सकता हूं, तो क्या होगा, तो होगा ये कि एंजाइम के पास एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट ऐसे आके बैठता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब इनहिबिटर क्या करेगा, जो एक्टिव साइट है उसके लिए कंपीट करेगा। ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, इनहिबिटर ऐसे आएगा, ठीक है, ये इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट है। इनहिबिटर ऐसे आएगा और वो एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट करेगा विद द सबस्ट्रेट। अब स्ट्रक्चरली अगर आप देखो, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर काफ़ी सिमिलर है। मतलब ये कि जो सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट में घुस रहा है जो पार्ट, और जो इनहिबिटर का एक्टिव साइट में घुस रहा है जो पार्ट, वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। सिमिलर होने की वजह से एंजाइम का एक्टिव साइट, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का एक्टिव साइट दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। वो सबस्ट्रेट को भी एक्सेप्ट करेगा, वो इनहिबिटर को भी एक्सेप्ट करेगा। तो जब वो दोनों को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये कि एक्टिव साइट में दोनों जाके जुड़ सकते हैं, दोनों जाके जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा, इनहिबिटर जुड़ेगा या सबस्ट्रेट जुड़ेगा, है ना। और अगर इनहिबिटर जुड़ गया तो सबस्ट्रेट को जुड़ने की जगह नहीं है, क्योंकि एक एंजाइम के पास लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिव साइट होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। तो लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होने की वजह से अगर इनहिबिटर आके हमारा एक्टिव साइट में जुड़ गया तो हमारा सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा, सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा तो सबस्ट्रेट विल गेट इनहिबिटेड और रिएक्शन आपका रुक जाएगा, ठीक है। अगर डिफाइन करना चाहो इसी चीज को इंग्लिश में तो क्या है, इनहिबिटर
that closely resembles substrate, closely resembles substrate in structure, क्योंकि देखो जुड़ना स्ट्रक्चर के बेसिस में है, केमिकल नेचर कुछ भी हो सबस्ट्रेट का इनहिबिटर का, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चरली वो सिमिलर होने चाहिए. सो इनहिबिटर दैट क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन स्ट्रक्चर competes with the substrate के साथ वो कंपटीशन कर रहा है, competes with substrate. किसके लिए compete करेगा? To bind in the active site, for binding in active site of enzyme. तो जब एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए वो compete कर रहा है तो ऑब्वियसली एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब सबस्ट्रेट उससे जुड़ नहीं पाएगा, reducing the enzyme activity. इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक है. एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, तो एग्जाम्पल है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम. सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज कहाँ पे आता है ये एंजाइम? करेक्ट, जब मैंने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ाया था, डिहाइड्रोजनेज, जब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको? टीसीए साइकिल बताया था, क्रेब्स साइकिल, है ना. तो वहाँ पे टीसीए साइकिल में सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज आता है जो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है. इट कन्वर्ट्स सक्सिनेट टू फ्यूमरेट. ठीक है. तो क्रेब्स साइकिल जाके एक बार पढ़िए वापस, अगर आपको याद नहीं आ रहा कहाँ पे बताया था, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से वो चैप्टर फिर से देखिएगा. ठीक है. तो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करा है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज. तो यहाँ पे सक्सिनेट क्या है? सबस्ट्रेट है. फ्यूमरेट क्या है? आपका प्रोडक्ट है. और रिएक्शन कौन एंजाइम कैरी आउट करा रहा है? हमारा. ठीक है. अब इस एंजाइम के पास एफिनिटी किसके लिए है? वैसे तो सक्सिनेट के लिए जो हमारा सबस्ट्रेट है, लेकिन एक दूसरा इनहिबिटर होता है बाय द नेम ऑफ मैलोनेट. ये भी एक कंपाउंड है. मैलोनेट स्ट्रक्चरली सक्सिनेट से मिलता जुलता होता है. तो सक्सिनेट से मिलता जुलता होने की वजह से मैलोनेट भी इस एंजाइम के साथ जाके रिएक्ट कर सकता है. तो जब मैलोनेट इस एंजाइम के साथ एक्ट करेगा तो वो फ्यूमरेट नहीं बनाएगा. तो जो हमारा प्रोडक्ट फ्यूमरेट बनना है वो फ्यूमरेट नहीं बनेगा. मतलब ये कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी हमारा मैलोनेट ने रिड्यूस कर दिया. ठीक है. सो ये है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर. क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम. सो आप एंजाइम को 6 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हो. क्या क्या है ये क्लासेस? सबसे पहला है हमारा डिहाइड्रोजनेज. ठीक है. दूसरा है हमारा ट्रांसफरेज. जब आप नाम सुनोगे ना एंजाइम की क्लास का तो रिएक्शन क्या कैरी आउट कर रहा होगा आपको आइडिया लग जाएगा. ठीक है. तीसरा है हमारा हाइड्रोलेसिस. चौथा है हमारा लाइएजेस. पांचवा है हमारा ligases and isomerases. एंड फाइनली आइसोमेरेजेस. ठीक है. क्या है डिहाइड्रोजनेजेस? नाम से पता चल रहा है डिहाइड्रोजनेज बेसिकली हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है. हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है मतलब क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ना. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट करेगा ये. ट्रांसफेरेज क्या करेगा? ट्रांसफेरेज ट्रांसफर करेगा, एक ग्रुप को वो ट्रांसफर करेगा, ग्रुप ट्रांसफर होगा. ठीक है. तो ट्रांसफरेज हैज रोल ऑफ ट्रांसफरिंग अ ग्रुप. हाइड्रोलेज क्या करेगा? हाइड्रोलेज हमारा हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कराएगा. किसका हाइड्रोलिसिस? वो हमारा एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, वो हमारा ईथर का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, वो हमारा पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, एक्सेट्रा. ठीक है. इन सारे बॉन्ड्स का वो हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कराएगा. लाइएज क्या कैरी आउट कराते हैं? फिर लाइएज एक ग्रुप रिमूवल कैरी आउट कराता है. रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द कंपाउंड. रिमूवल ऑफ ग्रुप. एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो हमारे पास अगर एक्स और वाई ग्रुप प्रेजेंट है तो लाइएज क्या कराएगा? ये आपका एक्स और वाई ग्रुप अलग करा देगा एंड सीसी अलग करा देगा. ठीक है. सो बेसिकली एक ग्रुप का रिमूवल हमारा लाइएज कैरी आउट कराएगा. लाइगेज क्या कैरी आउट कराएगा? लाइगेज मतलब गेज मतलब जोड़ना, तो वो लाइगेट करेगा, लिंकिंग कैरी आउट कराएगा. ठीक है. आइसोमरेज क्या कैरी आउट कराएगा? आइसोमरेज आइसोमर्स में कन्वर्जन कैरी आउट कराएगा. मतलब ये इट विल कैरी आउट इंटर कन्वर्शन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स. इनका आपस में
इंटर कन्वर्शन कराएगा। ठीक है, तो ये है आपके 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स जो आपको पता होना चाहिए। मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कोफैक्टर्स। एंजाइम को फंक्शन करने के लिए कई बार कुछ साथ में और चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तो जो ये नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है एंजाइम का, उसको हम बोलते हैं क्या? कोफैक्टर। दिस इज द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम। तो जब भी एंजाइम को कोएंजाइम चाहिए तो जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एपोएंजाइम। मतलब ये कि अगर कोफैक्टर चाहिए एंजाइम में तो कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट एंजाइम का क्या हो जाएगा? एपोएंजाइम। और एपोएंजाइम और कोएंजाइम दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा एंजाइम। ये हर जगह नहीं होगा, याद रखना। जहां पे आपको कोफैक्टर चाहिए वहीं पे ये आपका नॉन प्रोटीन एंड प्रोटीन पार्ट आ जाएगा। अगर कोफैक्टर नहीं है तो आपका पूरा का पूरा एंजाइम प्रोटीन का ही बना है। ठीक है, कोफैक्टर 3 टाइप के हो सकते हैं। या तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, या वो आपका कोएंजाइम हो सकता है, यानी कि एक दूसरा एंजाइम इन्वॉल्व हो गया, या फिर वो आपका एक मेटल आयन हो सकता है। ठीक है, तो 3 टाइप के आपके कोफैक्टर्स हो सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल आपको अगर मैं दूं तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल अगर आपको दिए तो एग्जाम्पल इज ऑफ कैटालेज। ठीक है, कैटालेज एंजाइम है, इसमें क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन दिस कैटालेज एंजाइम। कोएंजाइम का एग्जाम्पल, अगेन कोएंजाइम इज ऑल्सो व्हाट? इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज एसोसिएटेड विथ एपोएंजाइम ट्रांजिएंटली। टेम्पररी एसोसिएशन होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का क्या होता है? टाइट एसोसिएशन होता है, टाइट एसोसिएशन विथ एपोएंजाइम। ठीक है, और कोएंजाइम का क्या होता है? टेम्पररी एसोसिएशन। मतलब ये कि वो टूटता रहता है एपोएंजाइम से। ठीक है, थोड़ा सा रिएक्शन होने तक जुड़ेगा फिर वापस निकल जाएगा। एग्जाम्पल अगर आपको दे तो NAD का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या है? एक कोएंजाइम है। NAD हमारा एक कोएंजाइम है। ठीक है, एंड फाइनली मेटल आयंस की अगर हम बात करें तो मेटल आयंस आपके एपोएंजाइम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एग्जाम्पल, जिंक आपका एक कोफैक्टर है। फॉर विच एंजाइम? फॉर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, सो आपको जो हाईलाइट है कोफैक्टर्स का, जो आपको याद रखना है वो है टाइट एसोसिएशन इन प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम आपका टेम्पररी एसोसिएशन बनाता है और मेटल आयन आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, और तीनों का एक एक एग्जाम्पल। सो दैट वाज द एंटायर चैप्टर। आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। मैंने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आप लोग को चीज़ें एक्सप्लेन हुई हो और समझ आई हो, देन डू गिव अस द थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर चैनल एंड दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अदर नीट एस्पिरेंट्स, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू गो एंड चेक आउट द हैंड रिटन नोट्स, जो कि आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। So that would be all. I'll see you guys in my next video. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video and don't forget to subscribe to our channel. Thank you guys for watching. Bye bye.